Hello everyone, welcome to Synopsis. My name is Piyush Maurya, and in this lecture series, we are discussing PT 360 Economics Current Affairs. So let's start, and we will see SURFACI Act 2002. SURFACI Act जो है ये NPAs की प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए लाया गया था और वो कई सारे मैकेनिज्म का प्रयोग करके इसको डील किया जाना है। एनपीएस का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ऐसी परिसंपत्तियां जिन पे अब कोई भी परफॉर्मेंस नहीं होता है या इनको बैड लोन्स भी कहा जाता है। अगर इसको हम सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो जैसे कि एग्जांपल, कोई किसी व्यक्ति ने किसी बैंक से लोन लिया है अगर, और वो लोन की किस्तें नहीं चुका पा रहा है समय से, तो बैंक जो है उस व्यक्ति को एक नोटिस भेजता है कि यू मस्ट पे द EMIs ऑफ द लोन। लेकिन अगर वो इस नोटिस के बाद भी वो लोन पे नहीं करता है तो वो बैंक उस पर कानूनी कार्रवाई करता है। और एक तरीके से जो इस लोन पे कोई, अगर वो बैंक जो भी कार्रवाई करता है दैट इज डिफरेंट मैटर, लेकिन अगर उस लोन पे कोई भी अब जो है प्राप्तियां नहीं हो रही हैं या उसकी किस्तें नहीं आ रही हैं, वो व्यक्ति लोन नहीं चुका रहा है, तो उसको एनपीए में डाल दिया जाता है, एनपीए की कैटेगरी में रख दिया जाता है, या बैड लोन्स इसको बोलते हैं, बैड लोन्स की कैटेगरी में रख दिया जाता है। हाल के कुछ वर्षों में जो है हमारे जो बैंक्स हैं, बैंकिंग सिस्टम है, उसमें एनपीएस की प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ गई थी। दैट्स वाई जो है सरफेसी एक्ट ले आया गया था और अभी भी उस पर जो है काफ़ी कुछ किया जा रहा है कि जो ये एनपीएज हैं इन प्रॉब्लम्स को डील किया जाए। तो इसमें जो है एनपीए में क्या है कि जो इसमें ये प्रावधान है कि जो भी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उन्हीं को इसमें अलाउ किया जाएगा, और वो जो है कोलेटरल सिक्योरिटी यानी कुछ बंधक आप रखोगे उसके बाद से ही वो आपको लोन देंगे। जो ऐसे लेंडर्स को इसमें अलाउ किया जाएगा, ऐसे ऋणदाताओं को जो कुछ मोर्टगेज रखवा करके लोन देंगे, तभी जो है वो लोन दे सकेंगे। और अगर जो डेप्टर है, जो ऋण लेने वाला है, उधार करता है, वो डिफॉल्ट्स करता है रीपेमेंट में, यानी भुगतान करने में वो अनियमितता बरतता है या भुगतान सही समय पर नहीं कर पाता है, तो इसमें कुछ ऐसे प्रक्रियाएं दी गई हैं जो उसमें उनका पंजीकरण किया जाएगा, और कुछ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के रेगुलेशंस दिए गए हैं जो जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन का काम करेंगे। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब जो एनपीएज हैं वो उनको बैड एसेट्स में जो बैड एसेट्स से परफॉर्मिंग एसेट्स में, ऐसे एसेट्स में जिन पर जो है प्राप्तियां हो रही हो या परफॉर्म जो कर रही हो एसेट्स, तो उनमें बदलेंगे। और जो एआरसी एनपीए से बैंक से जो है एनपीए जो भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो लेंगी जो कंपनियां हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, और या तो वो कोशिश करेंगी कि जो उस पर बकाया है उसको रिकवर करें, और उसके लिए वो कई सारे मेजर्स ले सकती हैं, लाइक प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द बोरोवर। जो इसने लोन लिया है उसका जो व्यवसाय है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट कराया जाए ताकि वो लोन चुका सके, या फिर मैनेजमेंट में परिवर्तन करके या उसको मैनेजमेंट को उससे ले करके किया जा सकता है। और उसमें दो तरीके से किया जा सकता है, एक तो सेल और लीज ऑफ द पार्ट ऑफ द होल बिजनेस, या तो बिजनेस का कुछ पार्ट या पूरा बिजनेस ही या तो बेच सकते हैं या लीज पे दे सकते हैं, या जो पेमेंट है, बकाया है ऋण का, उसको रीशेड्यूल करेंगे, ऐसे किस्तों में करेंगे कि जो वो पे कर सके, पे एबल हो। तो ये जो है ये एआरसीज के काम है। जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं वो इस सिक्योरिटाइजेशन भी कर सकते हैं, यानी कि जो लोन होगा, जो ऋण होगा, उसको मार्केटेबल सिक्योरिटीज में, ऐसी सिक्योरिटीज, ऐसी प्रतिभूतियों में बदलेंगे जो विपणन के योग्य होंगी, जिनको बेचा जा सकता है, ठीक है, खरीदा जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, और वो इसके लिए सिक्योरिटी रिसिप्ट भी इशू करेंगी। या फिर इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंस्टेड बाय लेंडर विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है लेंडर्स के द्वारा उसको इन्फोर्स किया जाएगा और इसमें कोई भी कोर्ट का जो है इंटरवेंशन नहीं होगा। और इसके लिए जो है एक 60 डेज की नोटिस दी जाएगी, और
जो डिफाल्टिंग बोरोवर्स होता है, जो जिसने लोन चुकाने में जो असफल हो गया है उधारकर्ता, उसको 60 साल की नोटिस दी जाएगी। और जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो जो उधार करता है उसकी संपत्ति को अधिग्रहण कर सकता है, यानी कि अपने कब्जे में ले सकता है। इसके साथ ही क्रिएशन ऑफ सेंट्रल रजिस्ट्री, ठीक है, एक केंद्रीय पंजीकरण विभाग की पंजीकरण रजिस्ट्री बनाई जाएगी to register transaction of securitization and reconstruction of financial assets and creation of security interests। ठीक है, तो ये हमने सरफेसी एक्स देखा। नेक्स्ट हम अब देखते हैं सस्पेंशन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है उसको सस्पेंड किया गया है। पार्लियामेंट ने अभी जो है आईबीसी को लेकर के सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2020 इसमें इंट्रोड्यूस किया था। पार्लियामेंट ने पास भी कर दिया उसको। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है दिवालिया, या बैंकरप्सी का मतलब होता है दिवालियापन, यानी कि अब उनके पास जो है जो भी इंसॉल्वेंसी या दिवालियापन आप टर्म्स समझ रहे होंगे कि उसके पास जो फाइनेंशियल उसकी कंडीशन होती है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। एंड इट इज़ टू प्रोवाइड रिलीफ फॉर कॉरपोरेट्स। ये जो अमेंडमेंट किया गया था इससे कारोबारियों को राहत देने के लिए, जैसे कि अभी जो पैंडेमिक चल रहा है, ठीक है, या लॉकडाउन चल रहा है, उसकी वजह से जो आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई थी उनमें कई लोग दिवालिया हो चुके होंगे या कई लोग दिवालिया होने की कगार पे पहुंच गए होंगे, तो उनको मतलब थोड़ा राहत देने के लिए ये अमेंडमेंट बिल लेकर के आ गया था। इसके कुछ फीचर्स यहाँ पे हैं जो ये कुछ जो कवर्स करता है। ये जो आईबीसी है वो किन पे लागू होगा? ऑल इंडिविजुअल्स, कंपनीज, लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप, एलएलपीज या फिर पार्टनरशिप फॉर्म्स पे ये कवर करेगा। और एजुकेटिंग अथॉरिटीज कौन सी होंगी? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल फॉर कंपनीज एंड एलएलपीज एंड डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स, डीआरटीज फॉर इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फॉर्म्स। जो डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स होगा वो इंडिविजुअल्स के लिए होगा और पार्टनरशिप फॉर्म्स के लिए होगा, और जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स होगा वो कंपनीज और एलएलपीज के लिए होगा। इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कैन बी इनिशिएटेड बाय एनी स्टेक होल्डर्स ऑफ द फॉर्म या डेबिटर्स, क्रेडिटर्स या एम्प्लॉयज, किसी के भी द्वारा जो है ये इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस जो है शुरू किया जा सकता है। नॉन फाइनेंशियल कंपनीज क्या होती हैं? नॉन फाइनेंशियल जो कंपनीज होती हैं इनको एनबीएफसीज कहा जाता है। इनका जो माइक्रो फाइनेंस है इंडिया में, जो मौद्रिक जो सूक्ष्म जो जिसको सूक्ष्म वित्तीय है उसमें इनकी काफ़ी भूमिका है। और ये ऐसी कंपनीज होती हैं जो कंपनी एक्ट 1956 के अंडर जो है तहत रजिस्टर्ड होती हैं, और ये जो है लोन्स या एडवांसेस देती हैं, ठीक है, या फिर शेयर्स का अधिग्रहण करती हैं, स्टॉक्स का बॉन्ड्स जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है या लोकल अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया बॉन्ड्स का एक्विजिशंस करती है, अधिग्रहण करती हैं। तो ये किनका क्या करती हैं? लोन्स या एडवांसेस देती हैं, और जो शेयर्स, स्टॉक्स और गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए गए बॉन्ड्स या लोकल अथॉरिटी के द्वारा इशू किए गए बॉन्ड्स का अधिग्रहण करती हैं। इनके कुछ फीचर्स, कुछ जो है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें जो है ऐसी कोई भी इंस्टीट्यूशन शामिल नहीं किया जाता है जिसका जो निम्नलिखित काम है वो करते हैं। एक तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में वो हो, या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में हो, या परचेज और सेल ऑफ एनी गुड्स, ठीक है, किसी भी वस्तु के खरीद बिक्री में वो शामिल हो। जो सिक्योरिटी ना हो या प्रतिभूति ना हो, वस्तुओं की खरीद और बिक्री कर रहा हो, उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज एंड सेल्स परचेजेस इन इमूवेबल प्रॉपर्टीज, जो अचल संपत्तियां होती हैं उनको खरीदने में, ठीक है, या फिर ऐसी कोई भी सेवा या बिक्री जिसमें इमूवेबल यानी अचल संपत्ति शामिल है, उसमें वो लिप्त होंगे तो वो एनबीएफसी में नहीं आएंगे। एनबीएफसी जो होती हैं, इट टर्म्स ऑफ ए टाइप ऑफ लाइबिलिटीज इनटू डिपॉजिट एंड नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग
एनबीएफसीज आर कैटेगराइज्ड एज, दो तरीके की इनकी कैटेगरीज होती हैं। एक तो जो टाइप ऑफ लायबिलिटीज, जो एक तो डिपॉजिट और नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एनबीएफसीज होती हैं इसमें। मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट, फिर जो है यहाँ पे डिफिस का मतलब होता है जो हानि होती है या जो घाटा होता है उसका मोनेटाइजेशन, उसका मौद्रीकरण। तो अगर जो सरकार की के खर्चे हैं वो उसकी आय से ज़्यादा हो जाते हैं तो गवर्नमेंट इज सेड टू हैव इंकर्ड ए फिस्कल डेफिसिट, कहा जाता है कि जो सरकार है वो राजकोषीय घाटे में पहुंच गई है। एंड दिस डेफिसिट फाइनेंसिंग मस्ट बी डन आइदर बाय borrowing फ्रॉम मार्केट और मोनेटाइज ऑफ द डिस्प्यूट थ्रू आरबीआई। और ये जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है, जो घाटा हो जाता है उसका वित्तीयन कैसे किया जा सकता है, या तो बाजार से ले, जैसे हमने पिछली क्लास में भी बात किया था, मार्केट से वो ले सकते हैं, या फिर जो डेफिसिट है, जो घाटा है, उसका मौद्रीकरण कर दिया जाए आरबीआई के द्वारा, कुछ बॉन्ड्स या फिर उसको सिक्योरिटीज में बदल करके देता जाए। और इसके परिणाम स्वरूप जो मोनेटाइजेशन है इसमें क्या होता है कि जो पब्लिक डेप्ट होता है, सार्वजनिक जो ऋण होता है, उसमें कोई जो है वृद्धि नहीं होती है। और ये केवल किया जा सकता है कैसे, डायरेक्ट मोनेटाइजेशन। जैसे एक डायरेक्ट मोनेटाइजेशन होता है, इसमें आरबीआई जो है नए नोट्स छापती है, प्रिंट करती है, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदती है, जैसे हमने बात किया था अभी, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदती है सीधे प्राथमिक जो बाजार होता है, प्राइमरी मार्केट होता है गवर्नमेंट का, और इस करेंसी को यूज करके जो है सीधे प्राथमिक बाजारों से खरीदती हैं। तो डायरेक्ट, इसको डायरेक्ट मोनेटाइजेशन में रखते हैं। इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन का मतलब होता है, और जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है प्राइमरी मार्केट में, और जो आरबीआई इस सेम उसी अमाउंट का जो है खरीदती है गवर्नमेंट बॉन्ड्स को, ठीक है, सेकेंडरी मार्केट से, और एक जो है ओपन बाजार मार्केट ऑपरेशंस होता है, खुली बाजार जो संचार प्रक्रिया होती है, उसके तहत खरीदती है। यानी कि प्राइमरी मार्केट में गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है और उसको जो है आरबीआई फिर से सेकेंडरी मार्केट्स में खरीदती है, तो उसको इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन में रखा जाता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, ये आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, और जो वित्तीय स्थिरता होती है उसमें जो निहित जोखिम है उसको दिखाया जाता है, और जो फाइनेंशियल सिस्टम पर का जो रिलायंसेस है, भरोसा है, उसको इसमें दिखाया जाता है। और ये जो है जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसके विकास और उसके विनियम के संदर्भ में होता है। जो भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, रिलायंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम जो दिखाया जाता है वो फाइनेंशियल सेक्टर के डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में होता है, और ये आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। इसकी डेफिनेशन, कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे दी गई हैं कुछ टर्म्स के। वॉलंटरी रिटेंशन रूट वीवीआर, वॉलंटरी रिटेंशन रूट वीवीआर, और ये एक जो है इन्वेस्टमेंट विंडो है जो आरबीआई के द्वारा दिया गया है, और ये किसको दिया गया है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को। पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं, ये इन्वेस्टमेंट विंडो यहाँ से जो है पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, आरबीआई के द्वारा ये दिया गया है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं, जो या तो किसी कंपनी में शेयर्स खरीदते हैं, लाइक वो जो है फिजिकल उनकी जो है जैसे किसी कंपनी का ना अधिग्रहण नहीं करते हैं, या कोई कंपनी स्थापित नहीं करते हैं, या सिर्फ शेयर्स खरीदते हैं, हिस्सेदारी खरीदते हैं, और रहते हैं कहीं पे भी रहते हैं, बाहर रहते हैं, इंडिया में भी रहते हैं, लेकिन वो उनका यही है कि वो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है उसमें कंपनी जो है इस्टेब्लिश करती है। उस दो टाइप के होते हैं एफडीआईज, एक तो ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड ब्राउन इन्वेस्टमेंट। ब्राउन इन्वेस्टमेंट में पहले से ही कोई कंपनी चल रही है अगर कंट्री के अंदर, तो उसको खरीद लिया, उसका अधिग्रहण कर लिया, तो वो ब्राउन इन्वेस्टमेंट होता है। और ग्रीन इन्वेस्ट का मतलब एक फ्रेश नई कंपनी स्थापित की जाती है, मतलब अगर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और सारा कुछ, तो जो ग्रीन इन्वेस्टमेंट होता है वो बेसिकली कंट्रीज़ के लिए सही होता है। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में
ऐसा कुछ नहीं होता है, ना तो अधिग्रहण किया जाता है, ना ही कंपनी लगाई जाती है, बल्कि किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया जाता है, उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो उसके लिए वॉलंटरी रिटेंशन रूट जो है वीबीआर एक इन्वेस्टमेंट विंडो है जो आरबीआई ने प्रोवाइड कराया है। और ये जो अधिक अधिक ज़्यादा मतलब और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए आसान नियमों को यहाँ पे स्थापित करता है, जो वीआरआर है। नेक्स्ट, लिक्विडिटी ट्रैप क्या है? लिक्विडिटी ट्रैप जो है ये एक अंतर्विरोधी अर्थव्यवस्था की परिस्थिति है, जिसमें जो ब्याज की दरें होती हैं बहुत कम होती हैं और जो बचत होती है, बचत दरें होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये एक कंट्राडिक्शन वहाँ पे दिखाता है, जो इकोनॉमिक कंट्राडिक्टरी इकोनॉमिक सिचुएशंस होता है। और ये जो है जहाँ पे जो पैसा होता है ना वो सिर्फ सेविंग की तरफ चला जाता है, मतलब वो सेव किया जाता है, मनी को सेव किया जाने लगता है। इसमें जो है, इसमें जो सिनेरियो बनती है, जो भी एडिशनल मनी होती है, जो अर्थव्यवस्था में उत्पन्न हुई एडिशनल मनी होती है, वो सेविंग्स की तरफ चली जाती है। तभी तो सेविंग्स की दरें जो है यहाँ पे बढ़ जाती हैं और जो इंटरेस्ट के रेट्स हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये लिक्विडिटी ट्रैप इसको बोलते हैं, तरलता। तरलता का मतलब होता है पैसे की जो मार्केट में मनी की फ्लो है वो किस प्रकार से है। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है, जैसे कि लिक्विडिटी कभी आरबीआई कंट्रोल करती है, मुद्रास्फीति हो जाती है, मुद्रास्फीति हो जाती है, ऐसी कंडीशंस में। तो इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट पे खर्च करने की जगह जो सेविंग्स बढ़ जाती हैं, सेविंग्स जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं, तो ये लिक्विडिटी ट्रैप कहा जाता है। सेविंग्स की तरफ पैसे चले जाते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, और जब इन्वेस्टमेंट होता है अगर, तो जो एक लिक्विडिटी लेवल होता है, तरलता का जो स्तर होता है वो समान रहता है। लेकिन अगर वो सेविंग्स की तरफ जाता है तो तरलता जो है प्रभावित हो जाती है, उसको लिक्विडिटी ट्रैप बोलते हैं। बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स क्या होते हैं? इसको बैंक मित्र भी बोला जाता है। एंड ये ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं या निकाय हो सकते हैं जो एक बैंक के द्वारा जो बैंकिंग सर्विस है वो उसको प्रोवाइड कराने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। और ऐसे रीजन्स में वो प्रोवाइड कराते हैं जहाँ पे जो है बैंक नहीं है, ठीक है, या फिर जो जोग्राफिकल टेरिटरीज ऐसी होती हैं जहाँ पे बैंक्स की पहुँच ज़्यादा नहीं होती है। तो ऐसे में ये जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस हैं वो जाते हैं, जैसे रिमोट अगर एरिया का रूरल विलेज है वहाँ पे जो है ये जाते हैं अपना सारा सेटअप लेकर के, और वहाँ के लोगों की बैंकिंग जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करते हैं। इनको बैंकिंग करेस्पॉन्डेंस बोलते हैं, और ये एक बैंक के एजेंट्स के रूप में काम करते हैं, ठीक है, एंड सब्स्टिट्यूट्स फॉर द ब्रिक एंड मॉर्टर ब्रांच ऑफ द बैंक्स। तो ये बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट आजकल काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। और कुछ कई बार क्या होता है कि जो ये जियोग्राफिकल और जो अनबैंक्ड वाली कंडीशन है उसके अलावा भी कुछ बैंक्स को लेकर के लोग उतने एडुकेटेड नहीं होते हैं कि वो अपनी जो बैंकिंग क्रियाकलाप है उसको संचालन कर सके। तो वहाँ पे भी ये बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस काफ़ी हेल्प करते हैं। स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टुवर्ड्स द बैंकिंग रिफॉर्म्स। बैंकिंग रिफॉर्म्स या बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के संबंध में सरकार के द्वारा कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं, कदम उठाए गए हैं, उस पर हम बात करते हैं। पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम। पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम जो है जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक्स हैं, पीएसबीज हैं, ठीक है, उनके लिए गवर्नमेंट के द्वारा ये ऑफर किया गया है। और ये जो है हाई रेटेड एसेट्स जो होते हैं, जो फाइनेंशियली जिनकी कंडीशन अच्छी होती है, एनबीएफसीज या फिर हाउस फाइनेंसिंग कंपनीज जो होती हैं, जो जिनकी जो फाइनेंशियल या वित्तीय जो कंडीशन होती है वो अच्छी होती है, काफ़ी मतलब साउंड होती है, उनसे जो हाई रेटेड एसेट्स हैं वो खरीदते हैं इसमें, ठीक है। और इट इज़ टू एड्रेस टेम्पररी एसेट्स लाइबिलिटी मिसमैच of otherwise solvent NBFCs and HFCs without having a resort to distressed sale and assets of the meeting their commitments। जो टेम्पररी एसेट लाइबिलिटी में तालमेल की गड़बड़ी होती है, ठीक है,
उसको ये डील करने के लिए लाया गया स्कीम है। ईज 3.0 इन्हांस्ड एसेट्स एंड सर्विस एक्सीलेंस। इन्हांस्ड एसेट्स एंड सर्विस एक्सीलेंस जो है ये एक रिफॉर्म एजेंडा है, रिफॉर्म एजेंडा कह सकते हैं आप इसको, जो कि इसका लक्ष्य जो है रखा गया है कि इसमें स्मार्ट टेक इनेबल्ड पब्लिक सेक्टर बैंकिंग जो है प्रोवाइड कराई जाएगी, तो इनहेंस ईज ऑफ बैंकिंग इन ऑल द कस्टमर्स एक्सपेरिमेंट्स। जो ग्राहक होते हैं उनके लिए जो है बैंकिंग को और भी थोड़ा आसान बनाने के लिए इसमें स्मार्ट बैंकिंग या फिर जो टेक इनेबल्ड यानी कि जो तकनीकी पर आधारित बैंकिंग है, पब्लिक सेक्टर की बैंकिंग्स हैं, उसको उपलब्ध कराया जाएगा ग्राहकों के लिए। तो ये जो है इन्हेंस्ड एक्सेस ऑफ द सर्विस एक्सीलेंस गवर्नमेंट के द्वारा ईज 3.0 इनिशिएटिव्स लाया गया। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट एक्ट 2019, और ये हमने 2020 का देखा था अभी। तो इट इज़ टू प्रोवाइड रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट ऑफेंसेस कमिटेड बाय प्रीवियस मैनेजमेंट और प्रमोटर्स। जो किसी कंपनी का जो पहले के जो मैनेजर्स होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं, जिनकी वजह से जो है उस कंपनी में कुछ दिक्कत आ जाती है, ठीक है, फाइनेंशियल दिक्कत आती है, जिससे जो है इंसॉल्वेंसी या बैंक्रप्सी की कंडीशन पैदा हो जाती है, उन पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को जो है करने से संबंधित है ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एक्ट 2019। बैंक्स फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, BIS क्या है? ये जो है सेंट्रल जो केंद्रीय बैंक्स होते हैं उनके स्वामित्व वाला एक जो है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, जो इंटरनेशनल जो मॉनेटरी और फाइनेंशियल कोऑपरेशन है उसको फोस्टर करने के लिए लाया गया है। और जो ये जो है एज ए बैंक ऑफ फॉर सेंट्रल बैंक्स के लिए, एक सेंट्रल बैंक्स के लिए एक बैंक के रूप में काम करता है। इसका जो हेड ऑफिस है वो बेसल यानी स्विट्जरलैंड में है। तो ये एक तरीके से जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं उनके लिए ये बैंक्स के रूप में काम करता है, और जो इंटरनेशनल मॉनेटरी है, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक स्थिति होती है, और जो वित्तीय सहयोग एक दूसरे के साथ किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसको फोस्टर करने के लिए, बढ़ाने के लिए लाया गया था। ये बेसल स्विट्जरलैंड में है। जो बेसल नॉर्म्स आपने सुने होंगे, ठीक है, जो बैंकिंग से ही रिलेटेड नॉर्म्स होते हैं। और ये इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन हैं जो स्टैंडर्ड सेटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में इंगेज होते हैं उनकी सहायता करने के लिए लाया गया है। और वन ऑफ विच इज़ बेसल कमेटी और बैंकिंग सुपरविजन्स, जिसमें से एक जो है बेसल कमेटी होती है या बैंकिंग सुपरविजन्स होता है। बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन 1974 क्या है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय समिति होती है, ठीक है, जो बैंक से रिलेटेड जो भी रेगुलेशंस हैं, विनियम हैं, उनके लिए एक मानक तैयार करती है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय समिति होती है जो बैंक से रिलेटेड जो विनिमय है उनके लिए मानक तैयार करती है। इसमें जो EU के 70 कंट्रीज़ हैं और जो EU है, ठीक है, वो उसके सेंट्रल बैंक्स को इसमें शामिल किया गया है। ये EU में भी 27 मेंबर्स हैं, ठीक है, और 27 अदर कंट्रीज़ जो हैं, इनको मिला करके एक जिनके जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। एंड ये जो है नीतियों, सुझावों का जो है एक श्रृंखला जारी करती है, जिसको जो है बेसल एकॉर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है, बेसल समझौते के नाम से भी जाना जाता है, जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स टू कीप बैंक सॉल्वेंट ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस। जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो न्यूनतम पूंजी आवश्यकताएं होती हैं जो बैंकों के पास रखी जानी चाहिए, जो अगर वित्तीय जो कोई दबाव पैदा होता है या कोई संकट आता है तो उसमें सॉल्वेंटी यानी दिवालियापन की स्थिति से बचने के लिए उसका सुझाव देता है। और RBI ने जो है बेसल 3 रिफॉर्म्स पर से रिलेटेड जो है गाइडलाइंस या दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो बेसल
3 रिफॉर्म्स पर डिपेंड बेस्ड है। और इस वो जो इंडिया में बैंकिंग ऑपरेट जो बैंक्स इंडिया में संचालित हो रहे हैं उनके लिए आरबीआई ने जारी किया है। आरबीआई इशूज गाइडलाइंस बेस्ड ऑन द बेसल 3 रिफॉर्म्स बैंक ऑपरेटिंग इन इंडिया। डेवलपमेंट बैंक्स क्या होते हैं? डेवलपमेंट बैंक क्या होता है? विकास से संबंधित जो भी कार्य होते हैं उसको फाइनेंस करने के लिए जो बैंक्स होते हैं वो डेवलपमेंट बैंक्स में आएंगे। ऑफ कोर्स ये ऐसे वित्तीय संस्थान होते हैं जो लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, दीर्घकालिक क्रेडिट देते हैं। जो कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट होते हैं जो लंबे समय तक के लिए होते हैं उनको ये क्रेडिट्स देते हैं। और ये कुछ और भी सर्विसेज करते हैं जैसे कि इन हाउस टेक्निकल एक्सपर्टाइज भी प्रोवाइड कराते हैं, अंडर राइटिंग न्यू कैपिटल इशुएंस भी करते हैं, एंड क्रिएटिंग कॉन्फिडेंस इन अदर लेंडर्स, जो अन्य जो देनदाताएं हैं उनके अंदर ये आत्मविश्वास भी भरते हैं। और ये गवर्नमेंट के द्वारा या फिर अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा इनको समर्थन प्राप्त होता है। एंड इन फॉर्म ऑफ टैक्स इंसेंटिव्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैंडेट्स फॉर प्राइवेट सेक्टर्स बैंक। गवर्नमेंट्स के द्वारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो है टैक्स इंसेंटिव्स या एडमिनिस्ट्रेटिव मैंडेट्स के रूप में जो निजी क्षेत्र के बैंक्स हैं उनके लिए भी इनको सपोर्ट्स प्राप्त होता है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है 1948 में जो बनाया गया था, ये पहला इंडिया का डेवलपमेंट बैंक था। विकास के लिए सबको समर्पित बैंक, विकास बैंक आप कह सकते हो इसको। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज द फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया एंड दिस इज इम्पोर्टेंट। आफ्टर 1991 फॉलोइंग नरसिम्हन कमेटी, जो नरसिम्हन कमेटी बनाई गई थी उसके अनुसार reports on financial sectors reforms, development finance institutions were disbanded and got converted to the commercial banks। जो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस थे उनको ख़त्म कर दिया गया, जो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस थे उनको ख़त्म कर दिया गया था और उनको वाणिज्यिक बैंक में बदल दिया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है। 1991 में जो नरसिम्हन कमेटी थी उसकी रिपोर्ट के अनुसार जो है फाइनेंशियल जो सेक्टर में सुधार हुआ था, रिफॉर्म्स किए गए थे, उसमें जो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन थे उनको ख़त्म कर दिया गया और उनको कॉमर्शियल बैंक्स में बदल दिया गया था। नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल 2010, और ये जो है एक स्वायत्त निकाय है जो इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, बनाया गया है। और ये पूरा फाइनेंशियल सेक्टर जो है देश का उसको एक तरीके से विनियमित करता है, रेगुलेट करता है, फाइनेंस स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। और जो कई सारी जो वित्तीय विनिमय की जो संस्थाएं हैं, निकाय हैं जो रेगुलेट करती हैं फाइनेंस को, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन को बढ़ाता है, यानी सहयोग को बढ़ाता है। और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। ठीक है, यू मस्ट रिमेंबर दिस। प्रोजेक्ट सशक्त, ये जो है स्ट्रेस बैंक एसेट्स जो होते हैं इन बैंकिंग सेक्टर, जैसे कि एनपीए टाइप के, ठीक है, उनके रिजोल्यूशंस के लिए लेकर के आया गया था प्रोजेक्ट सशक्त, जो स्ट्रेस एसेट्स इन बैंकिंग सेक्टर्स होते हैं उनके रिजोल्यूशंस के लिए। ये जो है स्ट्रेस एसेट्स जो होते हैं उनको फिर से प्राप्त करने या बनाने के लिए, रिकवर करने के लिए बैंकों की सहायता करते हैं और एक उनके लिए क्रेडिट कल्चर या कैपेसिटी जो है लंबे समय तक चलने वाली प्रोवाइड कराते हैं। अमलगमेशन एंड मर्जर ऑफ बैंक्स। मर्जर्स क्या होता है? दो से अधिक कंपनीज या निकाय या इंटाइटी यूनिट्स एक साथ जो है मिला दी गई हैं और या तो उससे जो है एक नई कंपनी बनती है, ठीक है, तो उसको जो है हम मर्जर बोलते हैं। उससे या तो एक नई कंपनी बनती है या फिर जो कंपनी होती है वो दूसरी को एज ए टारगेट कंपनी जो है अपने अंदर समाहित कर लेती है। जैसे कि कंसोलिडेशन ऑफ टू एंटिटीज,
टाटा स्टील एंड यूके बेस्ड कॉर्पस ग्रुप विथ रिजल्टिंग एंटिटी बीइंग टाटा स्टील। ठीक है, टाटा ने इस कंपनी का कॉर्पस ग्रुप का अधिग्रहण किया, ठीक है, या मर्ज किया इसको, सॉरी मर्ज किया, अधिग्रहण इज डिफरेंट थिंग। तो मर्ज किया तो उससे क्या हो गया कि कंपनी का नाम टाटा स्टील ही रहा। फर्स्ट कंपनी जो टारगेट कंपनी है उसका नाम खत्म कर दिया गया। तो ये होता है मर्ज। इसमें या तो नई कंपनी बनती है या फिर जो पहले जो कंपनी टारगेट कंपनी होती है वो दूसरी कंपनी के नाम से ही मर्ज हो जाती है। अमलगमेशन का मतलब क्या होता है, और ये भी एक मर्जर ही है जिसमें दो या दो से अधिक जो कंपनियां होती हैं एक अपना बिजनेस उसमें जो है जोड़ देती हैं और एक नई कंपनी, बिल्कुल नई कंपनी बनाती है अमलगमेशन के माध्यम से। जैसे कि मित्तल स्टील और आर्सेरल जो है मिलकर के एक आर्सेरल मित्तल नई कंपनी बनाती हैं, उसको अमलगमेशन बोलते हैं, कंपनीज का अमलगमेशन। सो अभी तक के लिए बस इतना ही, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे की चीज़ें देखेंगे। थैंक यू सो मच।